नमस्कार। आज मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार एक बार फिर से। अ, देश में जब भी कुछ पैसे की लेन-देन, आर्थिक कुछ होता है तो मुझे एक ही नाम समझ में आते हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार। और उसका एक कारण ये भी है कि मतलब इस शास्त्र को समझने के अलावा मैंने जब भी इनसे बात की है तो इनके उसमें एक गांधी की जो एक है ना कि अंतिम आदमी की बात उसके प्रति कर पाए ना कर पाए, लेकिन जो सरकार की समझ है, जो पॉलिसीज हैं उसको कैसे पकड़ा जाए, ये हरदम मुझे एक दिखाई देता है। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। प्रोफेसर साहब, अभी सबसे पहले ये कल अभी एक खबर आई कि आरबीआई ने करीब 99,000 करोड़ फिर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये अपने आप दिया है और उसको डिविडेंड कहा जा रहा है। तो इतनी कमाई हो रही है, आजकल तो सबकी कमाई बंद है, लेकिन आरबीआई की इतनी कमाई इस पिछले 1 साल में कैसे हो गई? वो भी 9 महीने में इतनी कमाई हो गई। इसको ज़रा ठीक से बता दें, क्योंकि ये क्या हो रहा है? सरकार की बेचैनी है, सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या हो रहा है? देखिए, जो आरबीआई है उसकी जो आमदनी होती है वो कई तरह से होती है। एक तो वो जो नोट प्रिंट करता है, जैसे 2,000 रुपए का नोट है, उसको प्रिंट करने का खर्चा करीब 3 रुपए आता है। तो यानी कि 1,997 रुपए का उसका प्रॉफिट होता है। फिर 500 रुपए का नोट है, वो भी कोई 2.5 रुपए का उसका कॉस्ट आता है। तो वहां पे भी उसको 497 97.5 रुपए का जो फायदा होता है ना। तो जितना नोट प्रिंट करते हैं उसका फायदा वो उसको होता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम अकाउंट में आ जाता है। दूसरा ये है कि उसने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जगह जगह, है ना। तो जैसे कि अगर उसके बैलेंस शीट, अभी इस साल की तो मैंने बैलेंस शीट नहीं देखी, अगर पिछले साल की देखें तो उसके जो एसेट्स हैं वो करीब 53,34,793 करोड़ उसके पिछले साल एसेट थे। और वो अब बढ़ के मुझे लगता है करीब 60 लाख करोड़ के करीब होगा। तो उस पे उसको रिटर्न मिलता है। तो ये दो बड़ी बड़ी चीजें हैं जहां से उसको आमदनी होती है। अब उसमें फिर उनके कुछ खर्चे होते हैं, तो जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ज्यादातर जो उनका जो इंटरेस्ट का जो इनकम होता है और जो नोट प्रिंटिंग का होता है वो एक तरह से प्रॉफिट बन जाता है। तो जैसे कि पिछले साल का अगर देखें 2019-20 का, तो 1,496.72 करोड़ इतना मतलब उनका प्रॉफिट हुआ था। और उनका खर्चा हुआ 925। तो उनका जो नेट में प्रॉफिट हुआ वो 57,132 करोड़ हुआ। तो ये उनका पिछले साल का था। तो उन्होंने 57,132 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट में दे दिया। तो इस साल अभी तो आंकड़े, मतलब जो कल ही मीटिंग हुई, अभी बैलेंस शीट तो उसकी मैंने देखी नहीं। तो उसमें बैलेंस शीट में भी उन्होंने दिखाया होगा कि 99,000 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट कहाँ से हुआ होगा? नोट प्रिंटिंग से, और दूसरा इंटरेस्ट की इनकम से। और इसमें से क्या होता था कि पहले कुछ हिस्सा जो प्रॉफिट होता था वो रिजर्व में डाल देते थे। अच्छा। तो रिजर्व क्या होते हैं कि रिजर्व मतलब कि जो आपका कल कोई परेशानी आ जाए तो उसके लिए आपके पास एक रिजर्व है। तो जैसे कि अगर रुपी डिवैल्यू हो रहा है, तो क्योंकि आपके पास डॉलर होल्डिंग है, समझिए 500 बिलियन डॉलर की होल्डिंग है, तो अब वो जो रुपी में वो वैल्यू बढ़ गई। अगर पिछले साल वो 71 रुपए पे था, अब वो 74 रुपए पे है, तो 3 रुपए प्रति डॉलर आपका बढ़ गया, है ना। तो अगर 500 बिलियन डॉलर के आपके रिड्यूस हो जाएगा, तो वो आपका वो मतलब नहीं, रुपी में आपकी वैल्यू बढ़ गई। अच्छा। वो 500 बिलियन डॉलर की रुपी में वैल्यू बढ़ गई, है ना। तो अगर मतलब कि 4% बढ़ गई, समझिए 3 रुपए अगर 75 रुपए बढ़ गया, तो मतलब करीब 4% बढ़ गया। तो वो 500 बिलियन डॉलर पे 4% वो भी बढ़ गया। फिर उसी तरह आपके पास सोना है, तो सोने का भी दाम अगर बढ़ जाता है तो वो भी आपका रिजर्व बढ़ गया। तो ये सब जो है ये रिजर्व में चले जाते हैं। अब क्या हुआ था कि 2 साल पहले बिमल जालान कमेटी थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5.5% आपको अपने जो टोटल एसेट्स हैं उनका आपको रिजर्व में रखने की जरूरत है, बाकी रिजर्व में रखने की जरूरत नहीं है, वो आप सरकार को दे सकते हैं। तो सरकार को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत गिर गया था 2 साल पहले, यानी कि पैंडेमिक के पहले की बात है। तो उन्होंने जो दिया तो 1.76 लाख करोड़ रुपया सरकार को मिल गया, जिसमें कि रिजर्व था करीब 90,000 करोड़ रुपए, बाकी उनका जो मतलब आमदनी थी उसमें से आ गया। तो अभी ये कितना रिजर्व रखें, कितना नहीं रिजर्व रखें, उसके हिसाब से वो होगा कि कितने आपको रिजर्व से पैसा दे सकते हैं।
तो जो आपने आमदनी दिखाई वो तो दे ही सकते हैं। अच्छा। और रिजर्व में से कितना दे सकते हैं वो निर्भर करेगा कितना आपको रखना है। अब अगर 5.5% के हिसाब से है तो कुछ अंश जो रिजर्व का भी आप मतलब हर साल दे सकते हैं सरकार को। तो एक तरह से मोनेटाइज हो गया डेफिसिट, जो आपका जो सरकार का डेफिसिट है वो एक तरह से मोनेटाइज हो रहा है ना। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक आम आदमी की समझ के लिए, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री के रूप में नहीं, मैं बहुत ही एक साधारण, ऐसा माना जाता था कि 5.5% रिजर्व की जगह 8% का एक कन्वेंशनल पुराना वो था कि भाई 8% होना चाहिए। आपने जैसा बताया बिमल जालान साहब की रिपोर्ट आई, उसमें 5.5 हो गया। तो ये आप कहो बहुत उसको स्ट्रेस तो नहीं कर रहे हैं अपने रिजर्व्स को, क्योंकि इसका भी तो एक खतरा होगा कहीं ना कहीं। नहीं, रिजर्व है कि अगर कल आपके आफत आ जाए, कोई है ना मुसीबत आ जाए आरबीआई पे, अगर रुपया बहुत तेजी से गिरने लगे तो उस समय आप अपने रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब मतलब ये हम अलग अलग धारणा हो सकती है कि 5.5% हो या 8% हो, है ना, क्या एडिक्वेसी नॉर्म हो, है ना। तो ये कहा गया था उस समय की जो ज्यादातर देश है दुनिया के, उनके पास बहुत कम 5.5% से भी रिजर्व है। तो इसलिए बिमल जालान कमेटी ने कहा तो चलिए हमने मान लिया कि 5.5% और उसके हिसाब से आप रखें। अब सवाल ये उठता है कि ये मतलब सरकार को इसकी क्या जरूरत पड़ती है। सरकार को इसकी ये जरूरत पड़ती है कि इस समय जैसे दोबारा सेकेंड वेव आ गई है और अब प्रोडक्शन गिर गया है ना। अप्रैल में तो इतना नहीं गिरा पर मई में ज्यादा गिर गया, क्योंकि करीब 90% एरिया में आपका लॉकडाउन हो गया तो उत्पादन पे असर पड़ा। अब क्या है कि लग रहा है कि लॉकडाउन कंटिन्यू करेगा कुछ समय के लिए, इतनी आसानी से नहीं होगा, और सप्लाई चेन ब्रेक हो गई है और डिमांड कम हो गई है इस समय। तो फिर अर्थव्यवस्था पे जैसे पिछले साल गहरा असर पड़ा था, करीब 30% टैक्स रेवेन्यू कम हो गया था, तो इस साल फिर जब काफी 15-20% तो कम होगा ही टैक्स रेवेन्यू। तो अब वो डेफिसिट बढ़ेगा। अच्छा, पिछले साल डेफिसिट आपका बढ़ गया था तो इतनी मुसीबत नहीं थी, क्योंकि दुनिया में सबका डेफिसिट बढ़ गया था, सारे देशों का। तो हमें जो डेफिसिट से क्या परेशानी है कि सरकार कहती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारा वो जो रेटिंग को घटा देगी, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमें जो वो मतलब ये कहेगा कि भाई आप प्रॉफिलिगेट हैं, आपको खर्च कम करना चाहिए। पर पिछले साल क्योंकि जैसे अमेरिका है तो ट्रम्प साहब के होते हुए $2 ट्रिलियन का पैकेज आ गया, ट्रम्प साहब के जाते जाते उन्होंने $900 बिलियन का और पैकेज दे दिया, बाइडेन साहब आए उन्होंने $1.9 ट्रिलियन का और पैकेज दे दिया, और अब $3 ट्रिलियन पैकेज की बात हो रही है। तो जो उनका डेफिसिट था उसमें 15% और बढ़ गया, यानी कि उनका डेफिसिट करीब 22-23% हो गया जीडीपी का। तो इसी तरह बाकी सारे देशों में भी ये बढ़ा, तो इसलिए हमारा डेफिसिट अगर बढ़ जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सभी देशों का बढ़ रहा है। पर अब क्या हो रहा है, अब ज्यादा परेशानी ये होगी कि बाकी जो मेजर इकोनॉमीज है वो सब रिकवर कर रही हैं। जैसे अमेरिका में रिकवरी हो रही है, यूरोप में अब जो वैक्सीनेशन हो गया है तो वहां रिकवरी हो जाएगी, या ब्रिटेन ने खोल दिया है, जर्मनी खोल रहा है, स्पेन खोल रहा है, पोर्चुगल ने अलाउ कर दिया है खोलना वगैरह। तो वहां पे जो डेफिसिट कम हो जाएगा क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ने लगेगी, और हमारे यहाँ डेफिसिट बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो वेव चल रही है, और डर है कि थर्ड वेव ना हो जाए, थर्ड वेव में फिर दोबारा लॉकडाउन, मतलब एक के बाद एक लॉकडाउन लगाने पड़ेंगे तो और आफत हो जाएगी। तो इसलिए हम अलग थलग पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस साल हमारा जो डेफिसिट जो बढ़ाना वो और ज्यादा परेशानी के दौर में आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आरबीआई ने एडजस्टमेंट ज्यादा दिया है, क्योंकि बजट में तो ये दिखाया था कि आरबीआई 50,000 करोड़ रुपए देगा, अब लेकिन 99,000 करोड़ रुपए दे रहा है, तो 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त हो गया है। तो वो इसलिए होगा क्योंकि सरकार को लग रहा होगा कि अब हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा ना बढ़े, इसलिए उन्होंने ये प्रावधान किया होगा। तो साहब एक चीज और समझना चाहेंगे, जो एक कहीं, क्योंकि ये सब जगह अब इस समय क्या हो रहा है कि सबके ऊपर एक प्रेशर है, एक कॉर्पोरेट टैक्स की बात ये हो रही है कि जब 2014-15 का कॉर्पोरेट टैक्स हमारे टोटल जीडीपी का 3.4% था। ये आप, और इस समय 2020-21 में वो टोटल जीडीपी का 2.28% है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स ये क्यों, मतलब अगर भाई कॉर्पोरेट टैक्स, तो मेरा वो है कि भाई वो लोग ही देते हैं जो थोड़ा, जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उनके पास कर्जा नहीं होता, हो सकता है वो हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो बड़े, लेकिन जो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का लॉजिक, देखिए ऐसा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है वो सिर्फ कंपनीज देती हैं, वो इंडिविजुअल नहीं देता। तो दो है जो डायरेक्ट टैक्स में, एक पर्सनल इनकम टैक्स है और एक कॉर्पोरेशन टैक्स है ना। तो कॉर्पोरेशन टैक्स तो कंपनीज ही देती है ना, पर्सनल इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात आती है तो यहाँ पे रिच और पुअर इंडिविजुअल की बात नहीं है, यहाँ पे है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना टैक्स रेट हो। और वो इसलिए है क्योंकि
वो कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में रेट ऑफ टैक्स हमसे कम है। अच्छा। तो जहां पे रेट ऑफ टैक्स कम होगा तो कैपिटल वहां ज्यादा जाएगा, है ना। अच्छा, ये इसकी शुरुआत हुई, जैसे मैंने अपने हिंदू के आर्टिकल में पिछले महीने लिखा था, शुरुआत होती है कि 1990 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो उस समय जो ईस्ट यूरोपियन के देश थे वो सब कोलैप्स कर रहे थे, उनको कैपिटल की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने टैक्स रेट काटने शुरू कर दिए जिससे कि कैपिटल वहां आ जाए। तो इससे हुआ क्या कि रेस टू द बॉटम शुरू हो गया। रेस टू द बॉटम मतलब कि उसके बाद इंग्लैंड को और जर्मनी को और फ्रांस को और इंडिया को सबको टैक्स रेट काटना पड़ा, ये तो कैपिटल वहां चला जाएगा। तो जब 1990 में जो सारा ये जो लिबरलाइजेशन का दौर आया, जब कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा छूट मिलनी शुरू हुई, तो कैपिटल बहुत मोबाइल हो गया। तो कैपिटल की मोबिलिटी से कैपिटल एक दिन में इधर चला जाए, एक दिन में उधर चला जाए, तो कैपिटल ने सारे देशों को compete कराया एक दूसरे से कि भाई हमको, जैसे आयरलैंड में बहुत सारा कैपिटल चला गया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है ना, ये स्टारबक है, एप्पल है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने वहां से अपना प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने टैक्स रेट बहुत कम कर दिया। यहाँ तक कि ईयू ने उनके ऊपर फाइन भी किया, तो आयरलैंड नाखुश हुआ कि भाई आप क्यों फाइन कर रहे हो, वो तो हमारे यहाँ कैपिटल आ रहा है ना। तो फिर हुआ क्या कि इसको बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बोलते हैं, बेप्स। बेप्स का मतलब है कि जो आपका जो बेस है टैक्स का, वो आपने वहां पे शिफ्ट कर दिया जहां पे टैक्स रेट कम है। तो जैसे आयरलैंड है, उसी तरह 90 टैक्स हेवन है, तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट है वो शिफ्ट कर दिया। तो जब ओबामा साहब आए 2008 में, तो उन्होंने एस्टिमेट दिया कि ऐसे को $100 बिलियन का लॉस हो रहा है हर साल, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं। तो हुआ क्या है, दुनिया में जब से ये सारा का सारा चक्कर चला कि जो मोबिलिटी कैपिटल की बहुत बढ़ गई, तो उन्होंने एक कंट्री को दूसरे कंट्री से compete कराना शुरू कर दिया, है ना, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से। तो कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में अगर ये कंसेशन मिल रहा है तो गुजरात में ये मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में ये मिल रहा है, तो compete करा के उन्होंने टैक्स रेट कम करा लिए। तो हमने भी अपने 2019 में टैक्स रेट घटा दिए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जिससे कि वो साउथ ईस्ट एशिया के रेट के बराबर आ जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि येलेन जो है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने अब ये कहा है कि एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए दुनिया भर में कॉर्पोरेट्स पे, और वो कह रही है कि 28% होना चाहिए। अच्छा। तो ये जो हाँ, तो अगर ऐसा हो जाता है, और अमेरिका अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है, तो अगर अमेरिका में ऐसा हो जाता है तो दुनिया भर में सब जगह ऐसा हो सकता है कि हम अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ाएं। और जो असमानता बढ़ रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का, कुछ कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट बहुत बढ़ा है, और जबकि गरीब आदमी तो जो उसका जॉब का भी चला गया है, उसकी तनख्वाह चली गई है, मिडिल क्लास में भी जो लाखों बच्चे हैं जिनकी नौकरी चली गई, बहुत सारे मीडिया में आप तो जानते हैं जिनकी नौकरी चली गई है। तो इसलिए असमानता जो कैपिटल के बीच में और वर्कर्स के बीच में वो बहुत बढ़ गई है। तो अगर यूएस का ये हो जाए, पर हालांकि वहां पे भी कठिनाई आएगी, क्योंकि रिपब्लिकन जो है वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, रिपब्लिकन शायद ना माने। और वर्ल्ड बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने तो कह ही दिया कि नहीं, फिर गरीब देशों को नुकसान होगा इससे, क्योंकि गरीब देश तो अपना जो टैक्स काट के कैपिटल अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कि वो फिर कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि वो जो कह रहे हैं वो कॉर्पोरेट्स के बिहाफ पे कह रहे हैं, और फायदा सबको होगा अगर जब मिनिमम टैक्स रेट हो जाए कॉर्पोरेट का, तो जब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा तो उससे पब्लिक सर्विसेज बेटर होंगी। अब आप देखिए, यूरोप में क्योंकि टैक्स रेट काट दिया था, तो वहां पे पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ है, रोड ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीजों में परेशानी आ गई, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था, तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। और प्राइवेटाइजेशन में आपने देखा कि तरह तरह की परेशानी आई, जहां जहां पब्लिक सेक्टर ठीक नहीं था। तो अभी पैंडेमिक में हेल्थ सेक्टर में, जहां पे हेल्थ कैपेसिटी कम थी, वहां पे परेशानी आ गई। अगर हमारा पब्लिक सेक्टर और सुचारू रूप से चलता, तो इसलिए मेरा मानना है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट एक अच्छी चीज है, और ये सब देशों में लागू होना चाहिए, और इसके लिए हमें कैंपेन करना चाहिए उसके लिए। प्रोफेसर, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, अभी 2-4 दिन से अब पेपर में आना शुरू हुआ है, सब जगह है, कि हमारे देश के 2 बड़े उद्योगपति, गौतम अदानी साहब की 2014 और 2021 के बीच में उनकी 44,000 करोड़ संपत्ति थी, अब 2,34,000 करोड़ हो गई है, 432% बढ़ी है इस 7 सालों में। मुकेश अंबानी साहब की 2014 में 1,64,000 करोड़ थी, जो अब 6,05,000 करोड़ है, वो 267% बढ़े। और जब आपने एक लीड तो दी है कि असमानता के कारण वो कॉर्पोरेट टैक्स और ये भी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि दो उद्योगपतियों का इतना ज्यादा प्रॉफिट? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत हाई पे पहुंच गया है।
जबकि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था उस समय वो धड़ाम से गिरा था जी। और वो क्योंकि अब इस समय रिकॉर्ड हाई पे है, तो जिसके की भी जो प्रॉपर्टी होल्डिंग है स्टॉक मार्केट में उसके जो वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अंबानीज ने, रिलायंस ने बहुत सारा कैपिटल अट्रैक्ट किया, उन्होंने राइट्स इशू कर दिया, फिर उन्होंने जो जियो है, जियो प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने के लिए फेसबुक ने और बाकियों ने बहुत सारा पैसा उसमें डाला। तो जो कंपनी सबसे ज्यादा इंडेटेड थी देश में, सबसे ज्यादा ऋण जिसका था, वो जीरो डेट कंपनी हो गई। तो इसलिए उसका स्टॉक मार्केट का प्राइस और बढ़ गया, क्योंकि जब उसका मतलब डेट खत्म हो गया और बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक और ये सारा उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उसका दाम बढ़ गया। अच्छा, तीसरी बात क्या हुई कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको सरकार ने बहुत फायदा पहुंचाया। जैसे कि जियो बहुत आगे निकल गया है टेलीकॉम सेक्टर में, और जो दूसरी कंपनियां थी, एयरटेल थी, वोडाफोन, वो परेशानी में आ गए। तो एक बड़ी मोनोपोली क्रिएट हो गई है। तो जब मोनोपोली क्रिएट होती है तो उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। उसी तरह जैसे अडानी साहब हैं, वो आज बहुत बड़े पोर्ट के होल्डर हो गए हैं, एयरपोर्ट के होल्डर हो गए हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट जो पहुंचाए गए हैं। तो इसलिए उनकी संपत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जहां पे प्रॉपर्टी बढ़ रही है, जिसका जो वैल्यूएशन बढ़ रहा है, वहीं पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, तो स्टॉक मार्केट में और ज्यादा उछाल आ जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट में जो उछाल है उसका एक नतीजा है। दूसरा, जो उनकी मोनोपोलीज क्रिएट हो गई हैं, उसका है नतीजा कि उनकी जो संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ी है। जी, मैं बस चलते-चलते एक अंतिम प्रश्न, मेरा मन तो मानता नहीं है, वो ये जो अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इन्होंने जीएसटी से बाहर रख रखा है, आपको लगता है कि किस आने वाले समय में कभी ये जीएसटी से बाहर हो पाए, अरे जीएसटी में आ पाएगा, कि ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अभी तो कोई आसार नहीं है कि उसको जीएसटी के अंदर लाया जाए, क्योंकि ये कैश काउ है ना। ये कैश काउ का मतलब कि जब आपको टैक्स कम लग रहा है तो आप इसको बढ़ा दीजिए, जैसे कि पिछले साल भर में किया कि मतलब इंटरनेशनल प्राइसेस गिरे पेट्रोल गुड्स के, लेकिन यहाँ पे हमने टैक्स बढ़ा के सरकार का जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा दिया। तो जो टैक्स कलेक्शन गिर रहा था वो इतना नहीं गिरा क्योंकि ये था। उसी तरह स्टेट्स को लगता है कि ये हमारे लिए कैश काउ है, कि जब हमारा टैक्स रेवेन्यू ठीक से नहीं आएगा तो हम अपना जब बढ़ा देंगे टैक्स पेट्रोलियम गुड्स पे। तो अभी जो आज के हालात हैं जिसमें टैक्स कलेक्शन कम है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कि आरबीआई इनको 99,000 करोड़ रुपए दे रहा है, तो उस स्थिति में तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको करना होता तो अपने आप ही जो टैक्स कम कर देते, है ना, जीएसटी में ले आते, या वैसे भी टैक्स जो अभी बढ़ाया है उसको कम कर देते। तो अभी अगर टैक्स कम करना होता तो वैसे भी कर सकते थे, कोई उसको जो जीएसटी में लाके कम करने की बात नहीं है। जीएसटी में लाने का ये है कि उसका जो इनपुट क्रेडिट मिलेगा बिजनेस को, है ना, पर बाकी नहीं तो कम करना है तो आप कम कर सकते हैं आज भी, है ना। जैसे कि सेंटर है वो अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, स्टेट्स अपना जो वैट का कलेक्शन है वो कम कर दे, तो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये कुछ होने वाला है, जब तक कि अर्थव्यवस्था दोबारा संभलती नहीं है। लेकिन इसका जो बुरा असर है कि आपने एक एसेंशियल गुड पे आपने टैक्स बढ़ा दिया। जब आपने वो टैक्स बढ़ा दिया तो उससे इन्फ्लेशन तेज हो जाता है। इन्फ्लेशन जब तेज हो जाता है तो गरीब आदमी जो ऑलरेडी पिस रहा है वो और फिर और ज्यादा पिसेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये गलत है कि इस तरह से जो एनर्जी है जो हर चीज में एंटर होती है, यानी कोई भी प्रोडक्शन होगा उसमें एनर्जी आपको चाहिए, है ना। चाहे खेती में आपको डीजल इस्तेमाल करना हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना हो, चाहे खाना बनाना हो, अगर तो अगर आपको इस पे टैक्स बढ़ा दिया तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए था। इनको करना ये चाहिए था कि वेल्थ टैक्स करते या कोई ऐसी चीज करते जो सिर्फ उनके ऊपर पड़ती, जो कि जब कमा रहे हैं। क्योंकि इस समय कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे कि आपने रिलायंस का उदाहरण दिया या अडानी की कंपनियों का उदाहरण दिया। तो ये करते कि स्टॉक मार्केट में जहां पे उछाल ज्यादा है वहां पे टैक्स लगा देते उनके ट्रांजैक्शंस पे, तो वहां से आपको पैसा मिलता, तो यहाँ पे आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जो अगर आप ये कहते कि टॉप 0.5% पे हम वेल्थ टैक्स बढ़ा देंगे, तो वहां से आपको पैसा मिल सकता था। तो इससे ना करके डायरेक्ट टैक्स से पैसा बढ़ाते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्ते।